हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। आज हम आपके भौतिक भूगोल में चलेंगे। भौतिक भूगोल में भूकंप का टॉपिक आज चर्चा करेंगे हम लोग। भूकंप, देखिए भूकंप क्या है, सबसे पहले देखना पड़ेगा। साधारण शब्दों में पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का कांपना भूकंप कहा जाता है। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो देखिए ये कहा जा सकता है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण को की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसको परिभाषित किया जा सकता है। धरती का हिलना भूकंप है। अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है। इसके कुछ कारण है, क्या कारण है जिससे भूकंप आते हैं धरातल पर, उन कारणों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए भूकंप के प्रमुख कारण जो है उनमें सबसे बड़ा कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी बहुत बड़ा कारण है भूकंप का। और जब जब भी कहीं ज्वालामुखी आना होता है तो इससे पहले भूकंप आता है, क्योंकि वहाँ चट्टानों पर जब लावा और मलबा जोर दबाव डालता है, जोर लगाता है, तो वो धरातल हिल जाता है। कठोर चट्टान जब होती है तो धरातल हिल जाता है और तो वहाँ कंपन आ जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी से भूकंप आते हैं। कुछ है भूपटल भ्रंश। कुछ क्षेत्रों में चट्टानों में भ्रंशन होता है और फॉल्टिंग जिन्हें कहते हैं, बहुत तेज़ी से भ्रंशन होता है, लंबे क्षेत्र में होता है। उससे भी फिर आसपास के क्षेत्र में जो है धरातल का कंपन हो जाता है और भूकंप बन जाते हैं। ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है भूपटल भ्रंश वाला। इसके बाद भू संतुलन में अव्यवस्था है। भू संतुलन में अव्यवस्थाएं होती रहती है। कई प्राकृतिक कारण ऐसे होते हैं जहाँ कहीं पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, कहीं महासागरीय क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में संतुलन में कहीं न कहीं कोई कमी होती है और उस कमी के कारण जो है उसका बैलेंस करने के लिए पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे भूकंप कहा जाता है। संतुलन मूलक भूकंप कहे जाते हैं। एक है जलीय भार। जलीय भार बहुत बड़ा कारण है भाई भूकंप का। कुछ क्षेत्रों में जहाँ सामान्य क्षेत्र है और एकदम से वहाँ पर यदि बहुत बड़ा पानी का भराव कर दिया जाए तो उसका दबाव इतना पड़ता है कि उस क्षेत्र में भूकंप आ जाते हैं। कोरोना बांध, महाराष्ट्र का कोरोना बांध इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और वहाँ हमेशा भूकंप आते हैं। जब जब मतलब कोरोना बांध पूरा भरा गया है तो वहाँ भूकंप आए हैं। इसलिए जल के भार से भी भूकंप आते हैं। भूपटल में सिकुड़न एक कारण है। भूपटल में सिकुड़न ये धीरे धीरे समय के साथ चलती रहती क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो चलती रहती है। तो भूपटल में सिकुड़न होती रहती है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में इसको समझा जा सकता है। इससे भी जो है सिकुड़न जब होगी तो निश्चित रूप से धरातल में कंपन आएगा तो भूकंप आते हैं। एक है गैस का फैलाव। गैस का फैलाव जो है, अगर भीतर भूगर्भ में भरी हुई गैसें यदि अपना विस्तार करेंगी, तेज़ी से बाहर निकलेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से उससे धरातल में कंपन होगा और वो भूकंप कहलाएगा। एक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा है और पढ़ेंगे आगे और थोड़ा देख लेंगे डिटेल। पृथ्वी का निर्माण कुछ प्लेट्स से बताया गया है और वो प्लेटें एक दूसरे पर दबाव डालती रहती है, खिसकती रहती है और उनके कारण जब जब भी दबाव पड़ता है या खिसकाव होता है तो ऊपर कंपन होता है, धरातल पर कंपन होता है, जिससे भूकंप की स्थिति बनती है। उसे भूकंप कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के भूकंप। अब हम चर्चा करेंगे और भी कुछ कारण हैं, जैसे सागर के तटों पर लहरों के से
तट कटते रहते हैं, उससे तट कट कट के विशाल चट्टानें गिरती है, तो वहाँ आसपास कंपन हो जाता है। और सुनामी आती है तो सुनामी से भी ऐसा होता है। कास्ट प्रदेश, चूना प्रदेशों में कुछ चट्टानें होती है जहाँ चट्टान टूट कूट कर गिरती रहती है। लोयस की मिट्टी वाले मैदान ढेर लग जाते हैं। अपक्षय के द्वारा भी चट्टानों का कटने से ऐसा कंपन आते हैं। ग्लेशियर्स कह सकते हैं एक दूसरे क्षेत्रों में, उससे भी भूकंप आते हैं। और घूर्णन गति भी कहीं न कहीं कई कारणों से भूकंप को उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भूकंपों के ये कारण हैं। अब भूकंपों का यदि वर्गीकरण किया जाए, इनके प्रकार बताए जाएँ, तो इन पर चर्चा कर सकते हैं हम। देखिए, भूकंप प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक भूकंप होते हैं और एक अप्राकृतिक या मानवकृत भूकंप होते हैं। प्राकृतिक भूकंप में दो रूप देख सकते हैं आप, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप। दोनों में ही देखा जा सकता है, अप्राकृतिक में भी देखा जा सकता है इसे। भूकंप दो ही रूपों में आएंगे, या तो जलीय क्षेत्रों में या स्थलीय क्षेत्रों में। तो सागरीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र भूकंपों के क्षेत्र होते हैं। तो प्राकृतिक भूकंपों में बात करें तो ज्वालामुखी भूकंप, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले ही, ज्वालामुखी भूकंप की। अब ज्वालामुखी भूकंप जो है, ज्वालामुखियों से उत्पन्न होने वाले भूकंपों को ज्वालामुखी भूकंपों में लेते हैं। इसी प्रकार भ्रंशमूलक भूकंप है। भ्रंशमूलक भूकंप जहाँ भ्रंशन होता है, फॉल्टिंग होती है किसी क्षेत्र में, प्राकृतिक रूप से ये भूकंप आते हैं। तो ऐसे भूकंपों को भ्रंशमूलक कहते हैं। भ्रंशन आता है धरातल में, धरती पृथ्वी में, जिससे आसपास का क्षेत्र कहाँ पड़ता है। ये मुख्य रूप से इसके भी प्रकार होता है, साधारण, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप। भ्रंशमूलक में बहुत साधारण छोटे भ्रंशन होता है तो साधारण भूकंप आता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मध्यवर्ती आएगा, और बहुत विशाल भ्रंशन होता है तो गहरे भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में। दूसरा है संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन की स्थापना करने के लिए जो कंपन होता है किसी क्षेत्र में, तो वो संतुलन मूलक भूकंप कहलाते हैं। दूसरा है प्लूटानिक भूकंप। प्लूटानिक भूकंप, बहुत गहराई में अंदर कोई भूकंप आते हैं तो उन्हें प्लूटानिक भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप जो है अलग तरह के होते हैं, प्लूटोनिक भूकंप। इनको धरातल में अत्यधिक गहराई पर, मतलब लगभग 600-700 किलोमीटर की गहराई तक ये ऐसे भूकंप होते हैं, इसलिए इन्हें प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है। इसके बाद अप्राकृतिक या मानवकृत भूकंपों में हम लेते हैं, तो इसमें देखिए वही स्थलीय और जलीय भूकंप होते हैं। तो इनको साधारण भूकंप और मध्यवर्ती भूकंप और बड़े भूकंप की श्रेणी में बांटा जाता है। मानवकृत कार्य कुछ किए जाते हैं, जैसे खनन किया जाता है, पर्वतों में जो है भारी तोड़ फोड़ की जाती है, रासायनिक क्रियाएं की जाती है, भू विस्फोट किए जाते हैं, परमाणु विस्फोट, अणु विस्फोट। इन सब कारणों से प्राकृतिक भूकंप आते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मानव क्रियाओं के आधार पर वो अलग अलग प्रकार के भूकंप हो सकते हैं। अब भूकंप का विश्व वितरण पर यदि हम चर्चा करें, कहाँ कहाँ भूकंप किस किस प्रकार से आता है, तो देखिए प्रशांत महासागरीय पेटी है। आपको हम एक मैप बताते हैं, इसमें आप समझेंगे। ये देखिए प्रशांत महासागरीय पेटी, इस प्रशांत महासागर में लगभग पूरे में जहाँ भी क्षेत्र है, धरातलीय क्षेत्र है, वहाँ लगभग भूकंप आते हैं। तो प्रशांत महासागर तटीय पेटी जो है, ये बहुत बड़ी भूकंप प्रभावित पेटी है, सबसे बड़ी भूकंप प्रभावित पेटी है। और यूँ कहा जाए कि सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये देखिए मध्य महाद्वीपों की पेटी है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं इसमें महाद्वीपों के मध्य में जो पेटी पाई जाती है, इसमें भी ये भूकंप है। मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर के
पूरा क्षेत्र, ये भी भूकंप का बहुत बड़ा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ भी बड़े बड़े भूकंप आते हैं। और अन्य क्षेत्रों में जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ये अफ्रीका का पूर्वी तट है, दक्षिणी तट है और अमेरिका के तट हैं। इन क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं। भूकंपों के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं। एक तो होता है विनाशकारी प्रभाव। विनाशकारी प्रभाव में रचनात्मक वस्तुओं की क्षति होती है, नगरों का नष्ट होना, आग का लगना, दरार का निर्माण होना, भूस्खलन, स्थल भाग में उभार एवं धसाव, बाढ़ के प्रकोप, जल तरंगों का आविर्भाव, ये कुछ विनाशकारी प्रभाव है जो नुकसान पहुंचाते हैं भूकंपों के कारण। इसी प्रकार कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं भूकंपों के। इनमें जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं कई बार दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाए नीचे धसक जाते हैं, उनसे झीलें बन जाती है। उनमें मिसिसिपी झील भी ऐसी एक झील है, बहुत बड़ी झील है और उनसे पानी बरसता है और वो बहुत बड़े जलगर्त बन जाते हैं। दूसरा उभार आ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जो कि कई दृष्टिकोण से लाभकारी होते हैं। जैसे उभार के कारण बाढ़ से आतंकित अनेक व्यक्ति मौत से बच जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं कुछ क्षेत्र भूकंप के कारण, तो मानव के लिए कहीं न कहीं उपयोगी होते हैं। बाढ़ या आदि आती है तो वो सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। भूस्खलन होता है, इससे लैंडस्लाइड्स होती है, तो इससे अपेक्षित क्रियाएं होती है और चट्टानों का घुलना मिलना हो जाता है, जिससे मिट्टी में के निर्माण में सहयोग मिलता है। खनन, भूकंपों से कई बार कुछ क्षेत्रों में टूट फूट हो जाती है, ऊपर उठ जाते हैं, नीचे के खनिज पदार्थ जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं और उनको खनन हो जाता है, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा जम जाता है, वो लावा जो है धीरे धीरे काली मिट्टी के निर्माण में सहयोग करता है। इस प्रकार ये कुछ लाभकारी प्रभाव भूकंपों के। अब भूकंप को देखेंगे तो देखिए हम इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि 3 प्रकार के इसमें लहरें उठती है। प्राथमिक लहरें, आड़ी लहरें और धरातलीय लहरें। ये लहरें हैं जो अलग अलग तरह का, इनका वेग अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग कारणों से आती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आती है। ये इन सब का अध्ययन करने के लिए वो कैसे देखा जाए, भूकंप के प्रभाव को कैसे देखा जाए, भूकंप का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, इन सब के लिए भूकंप लेखी यंत्र होते हैं। सीस्मोग्राफी एक यंत्र होता है भूकंप का, जो इसका आकलन करता है, पूर्वानुमान भी लगाता है और इसका आए हुए भूकंप का अध्ययन भी करते हैं इससे, तो इसके आधार पर भूकंपों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो है आपको दे रखा है, ये सीस्मोग्राफी दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें सीस्मोग्राफी यंत्र है ये, इससे रिकॉर्ड किया जाता है, पूर्वानुमान भी लगाया जाता है भूकंपों का। तो आप इस बारे में देख सकते हैं। ये भूकंपों का टॉपिक आपका पूर्ण होता है। अगले कालांश में हम अगला अध्याय लेंगे। सभी को नमस्ते।